नमस्कार सर, मैं नोबल एजुकेशन ग्रुप की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास रसायन विज्ञान केमिस्ट्री की जो क्लास है वो हम यहाँ प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस क्लास का मुख्य उद्देश्य वर्तमान जो स्थिति है उसमें हमारे प्रिय जो छात्र हैं, बालक बालिकाएं हैं, उन तक हम अपना अधिकतम जो लाभ है वो हम अपने बच्चों को पेश करना चाह रहे हैं। हमारे नोबल जो ग्रुप है, इस ग्रुप की यही अभिलाषा है कि एजुकेशन के मामले में हमारे बच्चे किसी भी रूप में पिछड़े नहीं। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं यहाँ पर रसायन विज्ञान का जो सेकंड पार्ट होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। मुख्य बात, हमारे 12th क्लास के अंदर जो चैप्टर 10 है, यहां से हमारी ऑर्गेनिक पार्ट शुरू होता है। इस पार्ट में विभिन्न ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे हेलो एल्केन है, एल्कोहल है, ईथर है, फिनॉल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, दैनिक जीवन में रसायन है और इसके साथ साथ कुछ समावी यौगिक, प्लेनर्स, उन सभी के बारे में ऑर्गेनिक जो भाग है इसके अंदर दिया गया है। यहाँ हमारा मूल जो उद्देश्य है वो उद्देश्य यही होगा कि हम इस केमिस्ट्री को सबसे पहले इसमें अपनी पकड़ बनाएं। तो मैं यहाँ पर शुरुआत जो करने जा रहा हूँ, इस शुरुआत के अंदर हम बेसिक जो चीजें हैं इससे हम शुरुआत करेंगे। रसायन विज्ञान जो ऑर्गेनिक पार्ट है उसमें पहला जो भाग आता है अपने पास वो है ये जो ऑर्गेनिक पार्ट है, इस ऑर्गेनिक पार्ट के अंतर्गत सबसे पहले आती है ऑर्गेनिक रसायन है क्या। अर्थात सामान्य रूप में प्रारंभ में ये कहा गया कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन युक्त यौगिक का अध्ययन किया जाता है उसे हम रसायन विज्ञान का ऑर्गेनिक या कार्बनिक रसायन कहते हैं। परंतु इसमें मुख्य बात यह है, जैसे कुछ यौगिक कार्बन युक्त होते हैं, CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, साइनाइड, कार्बाइड, ये ऐसे यौगिक है जिनका अध्ययन हम एक कार्बनिक रसायन के अंतर्गत करते हैं। तो इसका मतलब है कि जो हमारी ओल्ड डेफिनेशन है ये पर्याप्त नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केवल कार्बन के यौगिकों का अध्ययन नहीं है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिर क्या है? तो वर्तमान में इन सब बातों से, इन यौगिकों से कुछ अनुभव लिया गया और उस अनुभव के आधार पर हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक नई परिभाषा, नई जो परिभाषा दी गई, तो वो न्यू डेफिनेशन क्या रही? ऐसे रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हाइड्रोकार्बन,
एवं इसके व्युत्पन्न। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हाइड्रोकार्बन और उसके व्युत्पन्नों का अध्ययन किया जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या कार्बनिक रसायन कहलाती है। अब हाइड्रोकार्बन या कार्बनिक रसायन, ये जो कार्बनिक रसायन है, इस कार्बनिक रसायन का जनक दूसरी बात है जो कार्बनिक, ये जो शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग ये दोनों ही एक ही व्यक्ति ने किया है, ब्रिजेलियस। अर्थात कार्बनिक रसायन का जनक ब्रिजेलियस को माना गया है। कार्बनिक जो शब्द सर्वप्रथम प्रयोग में लिया गया वो ब्रिजेलियस ने लिया, और इसके साथ साथ ब्रिजेलियस ने एक सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत को जैव शक्ति सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अब ये जैव शक्ति सिद्धांत कार्बनिक रसायन की परिभाषा हो गई। रसायन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत हाइड्रोकार्बन और उसके व्युत्पन्नों का अध्ययन किया जाता है कार्बनिक रसायन कहलाती है। कार्बनिक रसायन का सर्वप्रथम प्रयोग या हम कहें कार्बनिक रसायन का जो जनक है वो ब्रिजेलियस को माना गया है। कार्बनिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया वो ब्रिजेलियस ने किया। अब ब्रिजेलियस ने जो अपना कार्बनिक विज्ञान के कार्बनिक रसायन के संबंध में जो सिद्धांत दिया उसको जैव शक्ति सिद्धांत के नाम से माना गया। जैव शक्ति सिद्धांत क्या है? जैव शक्ति सिद्धांत के अनुसार इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी कार्बनिक यौगिक का जो निर्माण है वो निर्माण सजीव पर आधारित है। अर्थात कार्बनिक यौगिक का निर्माण प्रयोगशाला में संभव नहीं है। यही जैव शक्ति सिद्धांत है। अर्थात कार्बनिक यौगिक का मुख्य जो निर्माण का संश्लेषण का जो मुख्य आधार है वो सजीव है। तो इस सिद्धांत के अनुसार प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिक का निर्माण संभव नहीं। यही है जैव शक्ति सिद्धांत जो किसने दिया? ब्रिजेलियस ने। अब मुख्य बात यहां पर आती है, इस सिद्धांत का हम कुछ आगे क्या परिवर्तन हुआ उसके बारे में भी हम अभी जानेंगे। लेकिन एक जो 12वीं क्लास के अंदर अपने जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर्स जो आते हैं वो हेलो, एल्केन और एरीन, इसके बाद में जैसे एल्कोहल, ईथर, फिनोल, कीटोन, एल्डिहाइड, इन सभी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। और ये सारे के सारे हाइड्रोकार्बन है। इतने यौगिक इनका मैं 12th क्लास में अध्ययन करना है। इन मूल चीजों को पहुंचने से पहले कुछ जो बेसिक चीजें इनसे संबंधित है जहां तक हम, ताकि हम इनको आसानी से इन पर अपनी पकड़ बना सकें। इनके नोमेनक्लेचर क्योंकि सभी के अंदर आते हैं, IUPAC पद्धति है, रूढ़ि पद्धति है, उन सब पद्धतियों के अंतर्गत इनके वो चलेंगे। नामकरण है, नोमेनक्लेचर जो चलेगा, संश्लेषण विधियां हैं, सब कुछ पढ़ना है। लेकिन उस पर तक पहुंचने से पहले जो इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मेन चीजें जो इन तक हमें पहुंचाती है वो चीजें हम वहां उन सभी बिंदुओं को टच करते हुए हम इन पर अध्ययन के लिए तैयार होंगे।
हम जो अध्ययन करेंगे इन सभी टॉपिकों का हमें अध्ययन करना है, बड़े ही एक एक बिंदुओं को छूते हुए हमें अध्ययन करना है। तो अब हमें बात ये यहाँ पर ये आती है कि जो ये कार्बनिक जो यौगिक है, ये ऑर्गेनिक जो यौगिक है, अभी हमने इसके बारे में पढ़ा था कि तो हाइड्रोकार्बन और इसके व्युत्पन्न, ये हाइड्रोकार्बन और उसके व्युत्पन्न है। हाइड्रोकार्बन के बारे में हम चर्चा करेंगे। उन चर्चाओं को करने से पहले जो बात यहाँ पर आ रही है वो ये है कि ये जो कार्बनिक यौगिक है, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये कार्बनिक यौगिक प्रकृति में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, अर्थात हम किसी अन्य तत्वों के यौगिकों की अगर हम तुलना करें, अन्य तत्वों के यौगिकों की यदि हम कार्बनिक यौगिकों से तुलना करें तो हम पाते हैं कि बहुत अधिक संख्या में ये तत्व उपस्थित है। अभी बहुत अधिक संख्या का मतलब इस प्रकृति में 90% यौगिक ऑर्गेनिक नेचर के हैं। ऑर्गेनिक जो प्रकृति के जो ये यौगिक है, तो इतने सारे, अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि प्रकृति में कार्बनिक यौगिक बहुत अधिक संख्या में होते हैं, क्यों? प्रकृति के अंदर कार्बनिक यौगिक बहुत अधिक संख्या में होते हैं, क्यों? या हम इसका वैकल्पिक रूप भी ये हो सकता है कि बहुत बड़ी जो मात्रा में कार्बनिक यौगिक हैं वो एक, जब बहुत बड़ी मात्रा में होंगे, हमने अभी पढ़ा है यहाँ पर 90% ये यौगिक होते हैं, तो इस 90% यौगिकों के लिए हमें तो प्रश्न ये बन गया कि कार्बनिक यौगिकों के अध्ययन हेतु पृथक रसायन की आवश्यकता होती है, क्यों? अर्थात कार्बनिक के जो यौगिक है इनका अध्ययन करने के लिए हमें एक अलग विषय की आवश्यकता क्यों पड़ी, एक पृथक विषय के रूप में इसको क्यों पढ़ा जाता है? इन सभी का उत्तर जानने के लिए हमें इन कार्बनिक यौगिकों जो 90% प्रकृति के अंदर उपलब्ध है उनके बारे में हमें यह जानना है कि ऐसा कौन सा गुण है, ऐसी कौन सी बातें हैं जिसके कारण ये इतने अधिक मात्रा में प्रकृति के अंदर पाए जाते हैं। तो उसके मूल कारण वो 4-5 बिंदु है। पहला बिंदु तो है श्रृंखलीकरण की प्रकृति, अर्थात कार्बनिक जो यौगिक हैं उनमें कार्बन होता है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। इस 4 संयोजकता वाले ये जो तत्व हैं, इस तत्व में बहुत प्रबल क्षमता श्रृंखलीकरण की होती है, अर्थात ये एक कार्बन दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ, इस तरीके से ये चेन वाइज जुड़ता चला जाएगा और इसी गुण के कारण ये बहुत बड़ी संख्या में यौगिकों का निर्माण करते हैं। दूसरा कारण है यहाँ पर समवेता का गुण। कार्बनिक यौगिकों में समवेता का गुण पाया जाता है, इस कारण भी बहुत बड़ी संख्या इन यौगिकों की होती है। तीसरा है
तीसरा जो प्रमुख कारण है इन यौगिकों के बनाने का कि इनका मूलानुपाती सूत्र होता है। इन यौगिकों का मूलानुपाती सूत्र होता है, इस कारण से बहुलीकरण का गुण इन कारणों से कार्बनिक यौगिकों को पृथक अध्ययन करने की आवश्यकता पड़ी है। बहुत बड़ी संख्या में ये पाए जाते हैं, उनका ये कारण है। अभी कुछ अन्य कारण जो इनके गुण हैं, ये तो कारण बताया गया है कि बहुत बड़ी संख्या में पाए जाते हैं, क्यों। इसके बाद में हम यहाँ पर जो मूल बातें जो आई अपनी वो ये हो गई। इसके बाद में आता है अपने पास कि अभी हमने पढ़ा था जैव शक्ति सिद्धांत। जैव शक्ति जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत के अनुसार कार्बनिक यौगिकों का निर्माण सजीव शरीर में ही संभव है। इस बात का खंडन किया वोलर ने। वोलर नामक वैज्ञानिक ने प्रथम ऐसा यौगिक बनाया, प्रयोगशाला में बनाया, जो अकार्बनिक यौगिकों से कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित हुआ। यानी कि उसने काम में लिया अकार्बनिक यौगिक से प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिक बना दिया और इस कार्बनिक यौगिक का नाम था यूरिया। वोलर नामक वैज्ञानिक ने इस जैव शक्ति सिद्धांत का क्या कर दिया, खंडन कर दिया। जो पहले ये था कि केवल सजीव के द्वारा ही इसका निर्माण संभव है, लेकिन बाद में अब ये सिद्ध हो गया कि अकार्बनिक यौगिक से भी कार्बनिक यौगिक बना है, प्रयोगशाला में बना है। तो जो ब्रिजेलियस का जैव शक्ति सिद्धांत है, इसका खंडन हो चुका है। उसने कैसे बनाया, अकार्बनिक यौगिक जो उसने लिया था, ये अकार्बनिक यौगिक अमोनियम सल्फेट, अमोनियम के लिए NH4, सल्फेट के लिए SO4, इस पर -2 आवेश, 2 संयोजकता, इसलिए सूत्र बन गया NH4 का उल्टा SO4। इसकी क्रिया उसने पोटेशियम साइनेट के साथ कराई। इन दोनों के क्रिया के फलस्वरूप बना NH4 CNO प्लस K2SO4 अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट को प्रथम पद के अंदर, सेकंड पद में जब उसने अमोनियम साइनेट को गर्म किया, इसको गर्म किया तो ये समावीकरण द्वारा ये यौगिक NH4CO NH2CO NH2, ये क्या है, यूरिया। समावीकरण द्वारा इस यौगिक से ये अकार्बनिक और ये कार्बनिक, इस तरीके से जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन हुआ। वोलर ने प्रथम प्रयोगशाला के अंदर कार्बनिक यौगिक बनाया जो यूरिया था। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो आएगा, आखिर प्रथम प्रयोगशाला में निर्मित प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन सा था, तो उसका आंसर यूरिया। दूसरा आता है कि प्रथम कार्बनिक यौगिक जिसका निर्माण अकार्बनिक यौगिक से किया गया, उसका भी उत्तर आएगा यूरिया। लेकिन एक क्वेश्चन और आ जाता है कि प्रथम यौगिक प्रथम कार्बनिक यौगिक जिसका संश्लेषण है या निर्माण है
प्रयोगशाला में उसी के तत्वों से किया गया और वो यौगिक था एसिटिक एसिड, जो कि कोलबे द्वारा बनाया गया। प्रथम कार्बनिक यौगिक जिसका निर्माण प्रयोगशाला में उसी के तत्वों से किया गया, तो वहां पर आएगा एसिटिक एसिड। अगर हम बात करें यहाँ पर प्रथम कार्बनिक यौगिक जिसका निर्माण प्रयोगशाला में किया गया, तो यूरिया। प्रथम कार्बनिक यौगिक जिसका निर्माण प्रयोगशाला में अकार्बनिक यौगिक से किया गया, यूरिया। प्रथम कार्बनिक यौगिक जिसका निर्माण प्रयोगशाला में उसी के तत्वों से किया गया, तो वो एसिटिक एसिड है। ये दोनों तो बनाए गए थे वॉलर द्वारा, और ये कोलबे के द्वारा। अब बात है, अपने पास इतनी बात हो गई, कार्बनिक यौगिकों के बारे में हमने जानकारी ली। तो कार्बनिक यौगिकों के गुण क्या क्या जाते हैं, कार्बनिक यौगिकों के, क्योंकि हमें बहुत बड़े चैप्टर के बारे में पढ़ना है, बहुत आगे तक जो हमारे लगभग 10 से लेकर